बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने इसमें कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखना है। कार्टिलेज हमारे पास बेसिकली क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है और रेजिलिएंट होती है। कार्टिलेज जो है ना हमारे पास एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू बोन। बोन जो है ना वो सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज बहुत ज़्यादा शॉर्ट एब्जॉर्बिंग होती है और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो जेल लाइक मैट्रिक्स होता है। अब ए वेस्कुलर का क्या मतलब है, कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं होती, इसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स और सारा जो फ्लूइड जो हमारे पास इसमें बेसिकली कह लो कि इसके जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं और जो ऑक्सीजन आते हैं फिर वो कहाँ से आते हैं, वो इर्द गिर्द के जो टिश्यू होते हैं वहाँ से डिफ्यूज़ होके कार्टिलेज को इसका लाइक कह लो कि फूड मिलता है या फिर आप कह लो कि इसका ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू मिलता है। और कार्टिलेज हमारे पास इसकी सरफेस बहुत स्मूथ होती है और बेसिकली ये जो डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ताकि स्मूथ मूवमेंट्स हो सकें। और जो कार्टिलेज होती है क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, होती ही नहीं है, इसलिए कार्टिलेज बहुत स्लो हील करती है। अगर कार्टिलेज डैमेज हो जाए तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती। इसके सेल्स जो होते हैं उनको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं और इसके सेल के अंदर बहुत स्मॉल स्पेसेस होती हैं, उसको उन स्पेसेस को हम लोग लेकुनाe बोलते हैं। और वो स्पेसेस कहाँ पे प्रेजेंट है, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में। फिर अगर हम लोग कार्टिलेज के फंक्शंस देखें, शॉक को एब्जॉर्ब करती है, ये डिफरेंट जॉइंट्स के दरमियान में प्रेजेंट होती है और कोई भी अगर मैकेनिकल फोर्स बॉडी को हिट करती है तो ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। कार्टिलेज के अंदर बहुत ज़्यादा स्मूथ मूवमेंट होती है, फ्रिक्शन से बचाती है जॉइंट्स को, जैसे कि नी में हो गया, नी जॉइंट हमारा, एल्बो जॉइंट है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है कार्टिलेज किसको, नोज़ को, ईयर्स को, ट्रेकिया को। ईयर्स जो है वो हमारे वो बेसिकली बने ही कार्टिलेज से होते हैं। नोज़ जो है वो भी उसका मैक्सिमम जो आउटर स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज से बना होता है। इसके अलावा बोन फॉर्मेशन में कार्टिलेज हेल्प करती है। ये मैं आपको बता देती हूँ, जब भी एक छोटा बच्चा होता है या एम्ब्रियो होता है उसमें जो भी बोन बननी होती है ना, पहले उसका एक ना टेम्पलेट बनता है या आप समझ लो एक मोल्ड बनता है, ठीक है। अब इस ये मोल्ड किस चीज़ से बना होता है, ये मोल्ड बनता है कार्टिलेज से। अब आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर आकर बोन सेल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और इन बोन सेल्स जो है ना वो कार्टिलेज को रिप्लेस कर देते हैं, सारे कार्टिलेज ख़त्म हो जाते हैं और पूरे बोन सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बोन फॉर्मेशन होती है। जब एक फीटस डिवेलप हो रहा होता है, एक बच्चा डिवेलप हो रहा होता है तो हमारे पास पहले कार्टिलेज बनती है, फिर वो कार्टिलेज जो है वो बाद में बोन टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। अगर हम लोग कार्टिलेज की टाइप्स की बात करें तो 3 बेसिक टाइप्स हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, आपको इसकी लोकेशन बस याद होनी चाहिए, नोज़ के अंदर, ट्रेकिया के अंदर और एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स पे हाइलाइन कार्टिलेज है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एमसीक्यू आ रहा है हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एबंडेंट कौन सी है तो हम कहेंगे हाइलाइन कार्टिलेज। फिर हम लोग बात करते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज 2 जगह पे प्रेजेंट है, हमारे पास ईयर में प्रेजेंट है और हमारे एपिग्लोटिस में प्रेजेंट है। ईयर जो है हमारे पास, देखो अब इसको याद करने का तरीका आप लोग ट्रिपल ई याद कर लो, ई यानी कि इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो ईयर और एपिग्लोटिस में प्रेजेंट है। फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में प्रेजेंट है, प्यूबिक सिम्फिसिस में प्रेजेंट है और नी के मेनिस्का में प्रेजेंट है। मैं आपको समझा देती हूँ। देखो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है, आपने कभी स्केलेटन अगर देखा हो ना, यहाँ कहीं अगर बना हो, ये जो हमारे पास ये जो डिस्क होती है ना, जैसे ये एक डिस्क है और ये इन डिस्क के दरमियान के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी फाइब्रस कार्टिलेज। और ये हमारे पास है प्यूबिक, ये हमारा पेल्विक रीजन है और ये हमारे पास ये वाला जो रीजन है ना प्यूबिक सिम्फिसिस, ये प्यूबिक बोन है, ठीक है। और मिनिस्काई ऑफ नी जॉइंट, ये जो हमारा ये है ना नी जॉइंट है ना, ये दोनों बोन्स है, ये हमारे पास जो है ये लार्जर फीमर बोन है और ये वाली जो बोन है ये हमारे पास टीबिया बोन है, ये जो पतली सी बोन है ये फाइबुला है। अब ये टीबिया और फीमर जो है ना आपस में ज्वाइन है, यहाँ पे मिनिस्काई है नी का, उसके अंदर कौन सी कार्टिलेज प्रेजेंट है, उसके अंदर फाइब्रस कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज हमारे पास प्रेजेंट है। इन 3 जगहों पे आपने याद रखना है। फिर अगर हम लोग इसका कार्टिलेज और बोन का आपस में कंपैरिजन करें, कार्टिलेज जो है वो फ्लेक्सिबल है और एवेस्कुलर है। एवेस्कुलर होने का मतलब है इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है, लेकिन जो बोन है उसके अंदर बहुत रिच ब्लड सप्लाई है और वो रिजिड है। कार्टिलेज जो है ना वो बहुत स्लो हील होती है, बोन जो बहुत जल्दी हील हो जाती है। क्योंकि बोन की ब्लड सप्लाई अच्छी है, उसको खाना पीना मिलता रहता है। कार्टिलेज जो है ना वो बेसिकली शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती है और बोन जो है वो बेसिकली पूरे स्केलेटन को बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, मिनरल्स को स्टोर करती है, ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है, रेड ब्लड सेल्स भी प्रोड्यूस करती है और वाइट ब्लड सेल्स भी बोन प्रोड्यूस करती है। बोन की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बोन मैरो के अंदर से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ये सारे सेल। फिर अगर हम लोग बोन को डिटेल में पढ़े तो बोन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बोन बहुत ज़्यादा हार्ड है, रिजिड है और क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट के डिपॉजिट्स है। हाईली वेस्कुलराइज्ड होने का मतलब है इसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत
बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बोन बहुत जल्दी से हील कर जाती है। कॉन्स्टेंट रीमॉडलिंग का मतलब है कि अगर हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो बोन अपने आप को रीबिल्ड करती रहती है ओस्टियोक्लास्ट से। ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? ओस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल होते हैं जो लाइक कह लो कि ख़त्म करते हैं जो पुराने ओल्ड बोन सेल्स हैं ना, फर्स्ट को, या फिर कोई जो डिफॉर्म्ड बोन सेल्स हैं उनको ख़त्म करते हैं ओस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल होते हैं जो मैच्योर सेल्स को बनाते हैं, ठीक है। और ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं? ऑस्टियोसाइट्स जो है ना वो बेसिकली मेच्योर बोन सेल को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये वाले ख़त्म करते हैं दूसरे सेल को, ऑस्टियोब्लास्ट नए सेल्स को बनाते हैं, और ऑस्टियोसाइट जो है ना वो मेच्योर बोन सेल्स हैं और ये कैल्सीफाइड मैट्रिक्स के अंदर होते हैं और बोन में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है। बोन बेसिकली क्या करते हैं? ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, पूरा बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं। वाइटल ऑर्गन जो है जैसे स्कल के अंदर ब्रेन है और रिब्स के अंदर हमारा हार्ट है, लंग्स है, उन सबको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? हमारा स्केलेटल सिस्टम, बोन्स प्रोटेक्ट करिए। फंक्शंस अगर हम देख लें, बोन सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है बॉडी को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वाइटल ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन, लंग्स को। इसके अलावा जो मूवमेंट में हमें चलने फिरने में मदद करती हैं, हर तरह की मूवमेंट में मसल्स की हेल्प से करती हैं। मिनरल्स होते हैं, इसमें कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस, बेसिक मिनरल्स हैं जो बोन में स्टोर होते हैं। ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। रेड बोन मैरो जो है ना वो ब्लड सेल्स बनाती है, रेड और वाइट दोनों। और येलो बोन मैरो जो है वो बेसिकली एक एनर्जी का रिजर्व है, वो उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। फिर अगर हम लोग टाइप्स देखें हमारे पास बोन की क्या क्या टाइप्स हैं, हमारे पास लॉन्ग बोन्स होती हैं जो लंबी ज़्यादा हों लंबाई में और वो वाइड कम हो। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे पास अगर लॉन्ग बोन्स की हम लोग बात करें तो हमारे पास ये फीमर, ये वाली जो है ये एक लॉन्ग बोन है। ये जो ह्यूमरस है हमारी, ये हमारी एक लॉन्ग बोन है, ठीक है। और फिर अगर हम लोग शॉर्ट बोन्स की बात करें, शॉर्ट बोन्स जो है ना वो क्यूब शेप होती हैं। अब ये मैं आपको दिखा देती हूँ। शॉर्ट बोन्स जो है वो बेसिकली अच्छा, शॉर्ट बोन्स में आपको दिखाने लगी थी। शॉर्ट बोन्स जो है ना वो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो हमारा हैंड है ना, यहाँ पे हमारे पास कार्पल्स जैसे ये बोन्स प्रेजेंट है, ये हमारे पास होती हैं शॉर्ट बोन्स। फिर हमने देखना फ्लैट बोन्स कौन सी हैं। फ्लैट बोन्स हमारे पास बेसिकली जैसे कि ये हमारा जो स्कल है ये फ्लैट बोन है एक, ठीक है। फिर इसके अलावा जो हमारे रिब्स हैं यहाँ पे, ये हमारी क्या है? फ्लैट बोन्स है। इरेगुलर बोन्स होती है जिनकी अपनी कोई अच्छी सी शेप ना हो। इरेगुलर बोन में हमारे पास ये वर्टिब्रा आ गई। और अगर हम लोग इसको पीछे से देखें तो ये वाली जो बोन है ना, ये वाली, ये बेसिकली क्या है? स्कैपुला बोन है, ये भी एक इरेगुलर बोन है। हिप बोन जो है सबसे बड़ी एग्जांपल है इरेगुलर बोन की। फिर हम कंपैरिजन ऑफ बोन और कार्टिलेज देखते हैं। जो कार्टिलेज है उसके सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, बोन के सेल को हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो जेल लाइक है और फ्लेक्सिबल है, और जो बोन का मैट्रिक्स है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और कैल्सीफाइड है। अगर हम लोग कार्टिलेज की बात करें, कार्टिलेज के अंदर कोई भी ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई नहीं है। बोन के अंदर बहुत अच्छी ब्लड सप्लाई है, फास्ट हीलिंग होती है, कार्टिलेज जल्दी हील नहीं करती, ठीक है। और इसके अलावा जो बोन है वो रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कार्टिलेज क्या करती है? बहुत फ्लेक्सिबल से सपोर्ट देती है, कुशनिंग प्रोवाइड करती है। अब हम लोग देखते हैं मसल टिश्यूज़। हमारे पास मसल्स किस तरह के? हमारे पास 3 बेसिक टाइप ऑफ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं, उनके अंदर इस तरह से स्ट्राइएशंस प्रेजेंट हैं। और स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, बॉडी की मूवमेंट करवाते हैं। फिर स्मूथ मसल्स क्या करते हैं? ये स्ट्राइएटेड नहीं होते, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है? यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसके अंदर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। इनवॉलेंट्री हमारे अपने कंट्रोल में नहीं है और ये बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। कार्डिक मसल्स क्या होते हैं? इनके अंदर भी स्ट्राइएशंस होती हैं और ये ब्रांच्ड भी होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है। इनवॉलेंट्री, हमारा हार्ट अपने कंट्रोल में नहीं होता उसके मसल्स, और ब्लड को ये पंप करते हैं। अगर हम इनका फंक्शन देखें, अगर हम इनको तीनों को कंपेयर करें तो फिर यहाँ पे देखो, स्मूथ मसल जो है ना वो इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम स्मूथ मसल से बना हुआ है। कार्डिक मसल्स आपको नाम से पता लग रहा है हार्ट में प्रेजेंट है। स्केलेटल मसल्स आपको पता है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बोन्स के साथ अटैच होते हैं। इनमें से सिर्फ वॉलेंट्री हमारे स्केलेटल मसल है, बाकी दोनों इनवॉलेंट्री हैं। अगर हम लोग स्ट्राइएशंस की बात करें तो कार्डिक और स्केलेटल दोनों स्ट्राइएटेड हैं, और जबकि हमारा जो ये स्मूथ मसल्स हैं इनके अंदर कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती। मल्टी न्यूक्लियाई जो है वो बेसिकली हमारे कौन से मसल है? स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लियाई। कार्डिक के वैसे तो हम यूनी न्यूक्लियाई कहेंगे, लेकिन इसके अंदर 1 या 2 हमारे पास न्यूक्लियस हो सकते हैं। अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो इनमें बेसिकली क्या होता है? ये सिंगल न्यूक्लिएटेड है, यूनी न्यूक्लिएटेड है। स्मूथ मसल जो है ना वो जल्दी नहीं थकते, वो फटीग नहीं होते। कार्डिक मसल कभी भी फटीग नहीं होते। देखो, ह्यूमन हार्ट जब बच्चा होता है, जब वो फीटस होता है तब बीट करना हार्ट स्टार्ट कर देता है, ठीक है, मदर बॉडी के अंदर। और फिर जब वो बीट करना रुकता है तो बस फिर बंदा सीधा अल्लाह के पास ही जाता है, उसकी डेथ ही होती है। और जो स्केलेटल मसल है वो जल्दी थक जाते हैं, ठीक है।
फिर अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, जो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत स्लो है और वो ज़्यादा देर के लिए रहती है सस्टेन। कार्डिक मसल जो है उसके रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, वो खुद से अपनी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। किससे करवाता है? ऐसे नोड जनरेट करता है, पेसमेकर है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात देखें तो हम देखते हैं कि ये स्केलेटल मसल बहुत ज़्यादा फास्ट और पावरफुल है बेसिकली। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल में अगर हम लोग लाइक ग्रेटर टू स्मॉलर यूनिट देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है मसल। मसल जो है ना उसके अंदर बंडल्स ऑफ फाइबर्स होते हैं। मसल के अंदर फेसिकल्स होते हैं, इसको आपने एज इट इज़ याद रखना है। मसल के अंदर फेसिकल्स होते हैं, ठीक है। अब फेसिकल्स के आगे अंदर बंडल्स होते हैं, ठीक है। फेसिकल के अंदर बंडल्स ऑफ मसल फाइबर होते हैं। अब जो एक मसल फाइबर या सेल है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है? बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल के सेल होते हैं। जो एक सेल है उसको हम लोगों ने नाम दिया मायोफिब्रिल। एक सेल को हम लोग मायोफिब्रिल का नाम देते हैं। अब एक सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट सार्कोमियर्स होते हैं। सार्कोमियर जो है ना बेसिकली वो एक सार्कोमियर हमारे पास फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन का। स्ट्रक्चरल यूनिट की अगर हम लोग बात करें ना तो यहाँ पर भी जो हमारे पास स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या होगा? वो हमारे पास एक सिंगल सेल या फिर मायो फाइबर होगा। लेकिन हमारे पास फंक्शनल यूनिट अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्शन का तो वो हमारे पास सार्कोमियर होगा। सार्कोमियर क्या है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है और ये बना होता है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से। अगर हम लोग की कंपोनेंट्स देखें मसल फाइबर के, जो सार्कोलीमा है बेसिकली वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की। जिस तरह से हमने सेल देखा ना, जो सेल की आउटसाइड होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। मसल फाइबर की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम लोग सार्कोलीमा बोलेंगे। सार्कोप्लाज्म जो होता है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म होता है मसल सेल का, और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और मायोग्लोबिन होता है। और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना एसआर, वो बेसिकली क्या है? कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है। टी ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें, टी ट्यूब्यूल्स बेसिकली क्या करते हैं? एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करते हैं मसल फाइबर्स में। अभी मैं आपको डिटेल में ये दिखाऊंगी। अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास सार्कोलीमा है जो मसल की मेम्ब्रेन है मसल सेल की, और ये हमारे पास बेसिकली ये जो ऑरेंज में आपको पर्पल में दिख रहा है, पिंक में, ये हमारे पास टी ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। और ये पूरा ट्राइएड हमारे पास बनता है। और ये हमारे पास सार्को रेटिकुलम है जो हमारे पास बेसिकली कैल्शियम को स्टोर करता है, और जब हमारे पास इंपल्स आती है तो कैल्शियम को रिलीज़ कराता है, और ये कैल्शियम जाके बाइंड करती है ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन सी फिर डिस्प्लेस होता है, वो हम अभी देखते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से करता है? सबसे पहले हमारे पास कोई नर्व इम्पल्स आती है। जैसे ही नर्व इम्पल्स आते हैं तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। वहाँ से हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है मसल फाइबर में। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो हमारे पास कैल्शियम जो है ना वो रिलीज़ होती है। जैसे कैल्शियम रिलीज़ होती है ना, तो वो कैल्शियम रिलीज़ बेसिकली कहाँ से हो रही है? हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये कैल्शियम जाकर अब देखना, ये कैल्शियम जाकर बाइंड करेगी ट्रोपोनिन सी के साथ। जो हमारे पास ट्रोपोनिन होता है ना, इसके आगे बेसिक ट्रोपोनिन जो प्रोटीन है उसके हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एक है हमारे पास ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई, और दूसरा है हमारे पास ट्रोपोनिन टी। अब हाँ बेसिकली इसने जाके किसके साथ होना है? ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करना है, सी फॉर कैल्शियम। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्रॉस ब्रिज बन जाना है एक्टिन और मायोसिन के दरमियान। मायोसिन के जो हेड है ना वो जाकर बाइंड कर जाएगा एक्टिन के साथ, जिससे हमारे पास क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। फिर एक पावर स्ट्रोक होगा, मायोसिन का हेड जो है वो पुल करेगा और जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो उसके ऊपर पुल होते जाएंगे, जिसके जो सार्कोमियर है उसकी लेंथ जो है टोटल वो शॉर्ट हो जाएगी, और इस वजह से हम लोग कहेंगे मसल जो है ना हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया। इस तरह से अगर क्रॉस ब्रिज की अटैचमेंट करवानी है तो फिर भी हमें उसके लिए एटीपी चाहिए। उसके लिए भी हमारे पास बेसिकली क्या क्या एटीपी जाके मायोसिन के साथ, मायोसिन के हेड के साथ बाइंड होगा, फिर वो मायोसिन के हेड को डीअटैच कर देगा एक्टिन्स के साथ, ठीक है। और जो पूरा साइकिल है, जो मसल वहाँ पे वो अटैच हुआ तो पावर स्ट्रोक वो अलग हो जाएंगे, दोनों मायोसिन का हेड और एक्टिन फिलामेंट जो है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। मसल रिलैक्स किस तरह से करेगा? मसल जब रिलैक्स करता है तो कैल्शियम आयंस जो है ना वो दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चल जाते हैं और हमारा मसल जो है वो रिलैक्स कर जाता है। एनर्जी कहाँ से आती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए? मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी जो आती है वो बेसिकली कैराटिन फॉस्फेट से आती है। कैराटिन फॉस्फेट जब ब्रेक डाउन होता है तो एटीपी रिलीज होता है, ठीक है। और इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन से आती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली एटीपी प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन के थ्रू। फिर हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन जो लैक्टिक एसिड के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे भी मसल में एनर्जी आ सकती है। लेकिन ये जो लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस होता है वो मसल को फैटी कर देता है, मसल में बहुत ज़्यादा पेन कॉज कर देता है लैक्टिक एसिड, क्योंकि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा होता है। अगर हम लोग टाइप ऑफ जॉइंट्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास है जी फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट। ये हमारे पास मूवमेंट कोई भी शो नहीं कर सकता जो हमारे स्कल में जॉइंट्स है। फिर कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं, ये स्लाइटली मूवमेंट होता है, कुछ हद तक मूवमेंट शो कर सकता है, लिमिटेड मूवमेंट होती है। वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं।
साइनोवियल जॉइंट जो है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है, जैसे कि हमारा जो नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। अगर हम लोग इसके टाइप्स देखें तो हमारे पास आगे इसके टाइप्स क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो बेसिकली हमारे शोल्डर और हिप रीजन में प्रेजेंट है। हिंज जॉइंट जो है वो नी और एल्बो में प्रेजेंट है। पाइवट जॉइंट जो है वो नेक और फोरआर्म में प्रेजेंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो हमारे रिस्ट और एंकल एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती हैं। रिस्ट की जो बोन्स हैं, जो इसके अंदर हमारे पास हमारी कार्पल बोन्स हैं, और जो एंकल जो हमारे पाँव के ये वाला रीजन होता है ना, ये वाला रीजन इसको हम लोग एंकल कहते हैं, उसकी जो बोन है टार्सल्स वगैरह वो आपस में एक दूसरे पे ग्लाइड करती है। सेडल मूव जॉइंट जो होता है वो थंब का जॉइंट है, वो सेडल जॉइंट है। कॉन्डाइल जॉइंट जो है वो रिस्ट और नकल्स के जॉइंट है। इनको आपने ना इनके नेम्स को अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास जो बेसिकली है ना पाइवेट जॉइंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास हिंज जॉइंट है, ये हमारे पास कॉन्डाइल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट है, प्लेन जॉइंट है, और ये हमारे पास सेडल जॉइंट है जो हमारे थंब के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आर्थराइटिस बेसिकली क्या है, आर्थराइटिस का मतलब होता है कि किसी भी हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग हो जाए। ओस्टियोआर्थराइटिस है हमारे पास एक टाइप है, और एक हमारे पास ज्यूमेटाइड आर्थराइटिस इसकी टाइप है। ओस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, कार्टिलेज का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, जिससे जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाती है और पेन हो जाती है। ये बेसिकली ऐसे जॉइंट्स में होता है जो बहुत ज़्यादा वजन बर्दाश्त करते हैं, जैसे हमारे नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है और हैंड्स है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने का मतलब है कि बॉडी जो है ना वो अपने ही सेल्स को समझती है कि ये कोई पैथोजेनिक सेल्स हैं और ये बॉडी के अपने सेल्स नहीं है। तो बॉडी क्या करती है, अपनी इम्यूनिटी जो है अपने वाइट ब्लड सेल्स को अपने ही सेल्स के अगेन एक्टिव कर लेती है, और फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा आपको स्टिफनेस फील होती है, फटीग फील होती है ओवरऑल बॉडी में, और जो जॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है। गाउट हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास यूरिक एसिड जो है ना उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं जॉइंट्स में, ख़ास तौर पे जो आपका पाँव का बिग टो का जॉइंट है वहाँ पर, जैसे स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन भी हो जाती है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है आर्थराइटिस की, कि सबसे पहले तो एक्सरे किया जाता है, फिर डिफरेंट ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जॉइंट का फ्लूइड जो है ना वो निकाल कर उसको एनालिसिस किया जाता है कि वो फ्लूइड में तो कोई इशू नहीं है, साइनोवियल फ्लूइड जो है बेसिकली। इसके अलावा मेडिकेशन दी जाती है, पेन रिलीवर्स दी जाती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स दी जाती हैं, लाइफस्टाइल चेंज करवाया जाता है पेशेंट का, और अगर फिर भी सही ना हो तो पेशेंट की सर्जरी करवाई जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको ना ये वाला जो एक मेजर कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपने अभी तक ये अपने डिटेल लेक्चर्स में नहीं समझा तो मैं आपको यहाँ से ना ये डिटेल कॉन्सेप्ट फिर समझाती हूँ, फिर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पर देखो, अब इस इमेज में हम इस वीडियो में हम लोगों ने देखना है कि किस तरह से बेसिकली मसल को अटैक करता है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मसल है, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल एंड स्केलेटल मसल। अब हम इस वीडियो में स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रेक्शन को देखने लगे हैं। ध्यान से देखो, ये हमारे पास स्केलेटल मसल है, उसके अंदर मसल फाइबर का बंडल है, फिर उसके अंदर एक मसल फाइबर है जिसको हम सेल कहते हैं। फाइबर के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन ये सार्कोमेयर्स प्रेजेंट है। अब ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जैसे ही एक सिग्नल आया, एक न्यूरॉन ने सिग्नल ट्रांसमिट किया कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंचा, ये हमारे पास साइनेप्टिक बल्ब है। अब इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट है डिफरेंट न्यूरो ट्रांसमीटर, जैसे कि जो बेसिक न्यूरो ट्रांसमीटर है हमारा वो एसिटाइल कोलिन है। अब यहाँ पे आप देखो, ये हमारे पास एक मायोफिब्रिल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सार्कोमेयर है। ये 2 जी लाइंस हैं बेसिकली, ये एक पूरा हमारे पास एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है। अब हम आगे देखते हैं कि इसने कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से करना है। इसके अंदर थिक फिलामेंट होते हैं और हमारे पास थिन फिलामेंट होते हैं। थिक फिलामेंट जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, और थिन फिलामेंट जो साइड पे। थिक फिलामेंट अपनी लेंथ कभी भी चेंज नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं। थिक फिलामेंट अपनी जगह पे रहता है। थिक फिलामेंट या मायोसिन जिसको हम कह रहे हैं वो पूरा बना हुआ है। मायोसिन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मायोसिन पूरा जो है ना वो बना हुआ है किससे, फाइब्रस प्रोटीन से। सिर्फ और सिर्फ उसका हेड जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ है। और ये हमारे पास ये वाला जो है ये एच जोन है पूरा, ये एम लाइन है, ये हमारे पास जेड डिस्क है। एक जेड डिस्क से दूसरी जेड डिस्क तक हमारे पास क्या बनता है, बेसिकली एक पूरा सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये मायोसिन के थिक फिलामेंट, और ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट, और ये जी लाइन है। अब देखना है आपने कि मायोसिन का हेड बाइंड करेगा एक्टिन के साथ, और इसको पुश करेगा, पुल करेगा, और फिर वो पूरा मॉडल जो स्लाइड करेगा। और एच जोन देखो अंदर से डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, एच जोन पूरा डिसअपियर होगा। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो येलो येलो है ना ये बाइंडिंग साइट है, और ये जो पर्पल में आपको दिख रहा है ये मायोसिन के हेड है, ग्लोबुलर हेड। ये हमारे पास बेसिकली एक्टिन है। मायोसिन इस पे बाइंड करता है, क्रॉस ब्रिजेस बनाता है, और जब इसको पुल करता है तो एक्टिन हमारे पास इस साइड को मूव करता है, और हमारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब देखो, अब ये जो हमारे पास मायोसिन के हेड है, इनको अटैच होने के लिए भी 1 ATP की एनर्जी चाहिए, और इनको डी अटैच होने के लिए भी 1 ATP की एनर्जी चाहिए। तो पूरे साइकिल में हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 2 ATP। अटैच और डी अटैच होने में हमें 2 ATP की एनर्जी चाहिए।
एक एटीपी की एनर्जी यूज़ हुई, अब ये जाकर अटैच करेगा, ठीक है। और इसी तरह जब इसने डी अटैच करना होगा तो फिर भी हमारे पास एक और एटीपी की एनर्जी यूज़ होगी। अब जैसे ये बाइंडिंग साइड पे लगा और इसने उसको स्लाइड कर दिया, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैंने जब ये पढ़ाया हुआ डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अब देखो इस एटीपी ने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। और रिगर मॉर्टिस हमारे पास कंडीशन ये होती है जब बॉडी मर जाती है तो डेड हो जाती है, उसमें एटीपी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो ये मसल जो है ना इसी तरह कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहता है, उसको वो डी कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, रिलैक्स होता ही नहीं है। अब ये जैसे ही कैल्शियम आती है वो कैल्शियम ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड करेगी। अब ट्रोपोनिन सी के साथ जब बाइंड करती है तो ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो जाता है। अच्छा यहाँ पे आप देखो इस डायग्राम में, अभी ये जो हमारे पास ट्रोपोमायोसिन है ना, इसने एक्टिन को कवर किया हुआ है, ठीक है। एक्टिन अभी हमारा कवर्ड है, ट्रोपोमायोसिन ने से कवर किया हुआ है। अब ये वाली जो हमारे पास है ना, ये यहाँ अटैच नहीं हो सकते मायोसिन के हेड एक्टिन के साथ। अब ट्रोपोमायोसिन आएगी, सॉरी कैल्शियम आएगी, वो ट्रोपोनिन को साथ अटैच हो जाएगी और ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देगी, और ये जो ग्लोबुलर हेड है ये जाके एक्टिन की बाइंडिंग साइट के साथ अटैच हो जाएगा। अब देखो एटीपी आएगा यहाँ से और ये इसके साथ जाके इजीली अटैच हो जाएगा, ठीक है। एटीपी भी यहाँ पर आया है और ये इसके साथ अटैच हो गया। इसी तरह इसको डी अटैच होने के लिए भी एक एटीपी चाहिए होगा। और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है जब यहाँ पे आता है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कैल्शियम रिलीज़ करता है और ये पूरा जो सिग्नल है ना ये टी ट्यूब्यूल के अंदर भी जाता है। यहाँ पे हमारे पास आया, अब ये देखो ये एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ, रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड किया, एक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ मूव किया। अब यहाँ से ये कैल्शियम छोड़ देगा, सारी कैल्शियम इसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम रिलीज़ कर दी। अब टी ट्यूब्यूल में सिग्नल गया, वहाँ से कैल्शियम हुआ। अब ये देखो ये कैल्शियम आई, अब इस कैल्शियम ने जाके ट्रोपोनिन सी को बाइंड करवाया और मसल की मूवमेंट कराई। ये हमारे पास बेसिक इसका पूरा कॉन्सेप्ट होता है मसल की मूवमेंट का, ठीक है। ओवरऑल मसल इस तरह से हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था बेसिक। और जज़ाकल्लाह, यहाँ पे हम इस चैप्टर को एंड करते हैं।